हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अर्न विथ नितिन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि पिछला चैप्टर था कंप्यूटर का इतिहास, और तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कुछ बताया था, और कंप्यूटर के विकास के बारे में बताया था, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताया था। तो अब कंप्यूटर के इतिहास में ही कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आती हैं। तो चलिए बताते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आधुनिक युग के कंप्यूटर के विकास के इतिहास को तकनीकी अनुसार कई भागों में बांटा गया है। इन्हीं भागों को कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ अस्तित्व में हैं। प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटर तकनीकी दृष्टि से भिन्न भिन्न है तथा हर पीढ़ी के कंप्यूटर को विशेषताएं तथा संक्षिप्त आगे बताते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था तथा वैक्यूम ट्यूब तथा इलेक्ट्रिक वॉल्व पर आधारित होते थे। उस समय वैक्यूम ट्यूब ही एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा था जो उपलब्ध होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और इनसे इतनी अधिक गर्मी पैदा होती थी कि एयर कंडीशनर लगाना अनिवार्य होता था। इनकी गति धीमी होती थी तथा ये मूल्य की दृष्टि से महंगे होते थे। क्योंकि इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, अतः आवश्यकता पड़ने पर स्विच आदि दबाने का अथवा विभिन्न उपकरणों को लगाने हटाने का कार्य यूज़र को खुद ही करना पड़ता था, जो कि बहुत ही असुविधाजनक था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं इस प्रकार से, जैसे एनिक है, NIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC फर्स्ट आदि ये हैं। तो अब दिखाते हैं आपको कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे किस तरह के थे। तो ये है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जैसा कि बताया वैक्यूम ट्यूब, ये जो है वैक्यूम ट्यूब है। तो और ये देखिए पहला कंप्यूटर जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था तो इस तरह के काफ़ी बड़ा कंप्यूटर बना हुआ था। ये वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे सब में, है ना। इस वजह से काफ़ी एनर्जी या गर्मी उत्पन्न करते थे, ये काफ़ी हीट पैदा करते थे रूम में, इसलिए इनको रखने के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो चलिए आते हैं दूसरी पीढ़ी की तरफ, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली और कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी अस्तित्व में आई। ट्रांजिस्टर की वजह से इस पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार छोटे होते गए एवं उनकी गति भी तेज हो गई तथा इस पीढ़ी के कंप्यूटर की लागत में भी कमी आई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा इस पीढ़ी के कंप्यूटर अपेक्षाकृत कम गर्मी उत्पन्न करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा दूसरी पीढ़ी कम गर्मी उत्पन्न करते थे, परंतु फिर भी एयर कंडीशनर की आवश्यकता बनी ही रही। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट के उपकरण भी असुविधाजनक होते थे, बहुत असुविधाजनक होते थे। इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं, जैसे IBM 1401, IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600 तथा RCA 501। इन सब में IBM 1401 सबसे प्रमुख रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस तरह के थे। ये रहा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे, सेकंड जनरेशन का आकार थोड़ा छोटा हुआ उनसे, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब जैसे लगते थे तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ये ट्रांजिस्टर ने उनकी जगह ले ली थी। तो जाहिर सी बात है ट्रांजिस्टर छोटे बने और वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बड़े बनते थे, तो इसलिए उनकी जगह जैसे ही ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया तो इनका जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो छोटी हो गई। ठीक, तो चलिए आते हैं थर्ड जनरेशन में। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1964 से 1970 के बीच में माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में एंट्री गेट सर्किट IC का प्रयोग हुआ था। IC अर्थात इंटीग्रेट सर्किट सिलिकॉन के एक छोटे से चिप का बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। यह चिप आकार में एक चींटी जितना हो सकता है, जिसमें हजारों या करोड़ों कंपोनेंट प्रयोग किए गए होते हैं। सन 1965 में IC के बनने के बाद कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का चलन लगभग बंद हो गया था। IC की वजह से कंप्यूटर का आकार घट गया और तेज़ी से कार्य करने लगा। और इस पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इस प्रकार थे: IBM 360, IBM 370 सीरीज़ और ICL 1900 तथा ICL 2900 सीरीज़ और यूनिबैक 9000 सीरीज़ आदि। ये कंप्यूटर थे जो चौथी पीढ़ी ने जो कंप्यूटर जगह ली।
तो चलिए आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे किस तरह के थे। ये है थर्ड जनरेशन या तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। देखो जैसे जो ट्रांजिस्टर थे, ये मैंने आपको दूसरी जनरेशन के दिखाए थे। जैसे ये ट्रांजिस्टर थे, पहले ये वैक्यूम ट्यूब के थे, वैक्यूम ट्यूब से ये ट्रांजिस्टर आया, यानी आकार छोटा हुआ। इसके बाद ट्रांजिस्टर आने के बाद जब ये थर्ड जनरेशन में पहुंचा तो इन्होंने एक सर्किट में ही पूरा समावेश कर दिया। यानी जैसे मान सकते थे जैसे एक घर के बराबर पहले कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन के, सेकेंड जनरेशन के उससे थोड़ा कम हुए। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि एक सिस्टम पे ही पूरा कंप्यूट कर दिया गया, कंप्यूटर को एडजस्ट कर दिया गया। इतनी बड़ी इसकी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होने लगी। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एक तरह से बन के इस आकार में आ गए, इस आकार के थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो गए। तो ठीक है, अब चलते हैं चौथे जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि चौथे जनरेशन और पाँचवें जनरेशन कंप्यूटर किस तरह के थे। तो चलिए चलते हैं चौथे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1970 से 1985 तक माना जाता है। 1970 के दशक में कंप्यूटर की कार्य क्षमता में अविश्वसनीय वृद्धि हुई, लेकिन वास्तविक रूप से चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की ही विस्तृत तकनीकी थी। यानी जो तीसरी पीढ़ी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरी पीढ़ी में जो इंटीग्रेटेड सर्किट था, ठीक है, उसको बदल गया मदरबोर्ड, जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं, एक चिप की तरह आ गया। तो वो आगे बताते हैं विस्तृत तकनीकी, क्योंकि तीसरी पीढ़ी की शुरुआती समय में भी कंप्यूटर की मेमोरी पर अर्थमेटिक क्षमता के खास तौर पर चिप बनाए गए थे। यानी पहले ट्रांजिस्टर था, ठीक है, इसके बाद चिप बनाए गए थे। लेकिन सन 1971 में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर बाजार में आया, जिसकी वजह से ही कंप्यूटर की शक्ति में बहुत ही इजाफा हुआ। वास्तव में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI होते हैं, जिसमें एक ही माइक्रो चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर इसको लगा दिया जाता है। इस चिप्स का उपयोग करने वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। सन 1981 की गर्मियों में IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर PC बनाया, जैसे हम लोग जो इस समय प्रेजेंट टाइम में यूज़ होता है किसी ऑफिस में या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, PC जिसको बोलते हैं, बनाया। यह बहुत ही कम समय में बाज़ार में सबसे सफलता उत्पाद बना, यानी बाज़ार में बहुत ही तेज़ी से बता। जैसे थर्ड जनरेशन थी वो थोड़ा बिक रहा था, लेकिन बहुत कम बिक रहा था, लेकिन जब फोर्थ जनरेशन आई तो बहुत तेज़ी में इसका विस्तार हुआ। इस पर्सनल कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों का प्रयोग किया गया था। IBM कंपनी ने अपने कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाने के लिए कार्य चालू रखा। ठीक है, PC में पहले फ्लॉपी डिस्क और बाद में हार्ड डिस्क को भी प्रयोग किया गया। ठीक है, इसी पीढ़ी में रैम तथा रोम भी प्रचलन में आया। इसी पीढ़ी में यानी चौथी पीढ़ी में रैम रोम भी प्रचलन आया और पहले फ्लॉपी डिस्क और बाद में हार्ड डिस्क का भी प्रयोग किया गया, मतलब इसी पीढ़ी में। ठीक है, और इसकी वजह से कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगे तथा समय की बचत हुई। तो चलिए दिखाते हैं फोर्थ जनरेशन पे क्या। ये है फोर्थ जनरेशन का माफ़ करें, ये फोर्थ जनरेशन, जैसे कि ये दिखाया हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सर्किट आया, जैसे इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, माइक्रोप्रोसेसर, जो ये चिप ये लगी हुई है, चिप लगी हुई है ना, ये मदरबोर्ड जिसको बोल सकते हैं, बोलते क्या है, मदरबोर्ड तो ये पूरा ही है। और इसको CPU, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के कि CPU किसको बोलते हैं, जिसका जो सिस्टम यूनिट होता है हमारा, उसको जो पूरे को CPU बोलते हैं। एक्चुअली CPU वो नहीं है, वो सिस्टम यूनिट है। CPU जो होता है वो तो अलग ही चीज़ है। ठीक है, तो अब आते हैं पाँचवीं पीढ़ी, कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक का प्रयोग किया गया। एक चिप के द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका पाँचवीं पीढ़ी में। और स्टोरेज के लिए CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनल ईमेल तथा WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इस पीढ़ी में बहुत शक्तिशाली जैसे सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और पाल्म टॉप कंप्यूटर्स का विकास हुआ था। इसी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की भी कोशिश की गई, ताकि कंप्यूटर्स की परिस्थिति के अनुसार खुद ही निर्णय कर सके, यानी कंप्यूटर परिस्थिति के अनुसार खुद ही निर्णय कर सके।
तो पाँचवीं पीढ़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पाँचवीं पीढ़ी यही जो अपने लैपटॉप और जैसा कि हाँ पाँचवीं पीढ़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दिखा देते हैं। ये अपना पाँचवीं पीढ़ी में ही आता है, ये हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, ये पाँचवीं पीढ़ी में ही आता है, ये सब हमारे पाँचवीं पीढ़ी में है। तो इन सब का विकास हुआ, ठीक है।